बहुत बहुत स्वागत आप सबका चंडीगढ़ दूरदर्शन के प्रोग्राम योग भगाए रोग कोरोना में। दर्शकों, पूरा विश्व इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है और ये महामारी ने न जाने कितने लोगों की जानों को ले लिया है और उसके पीछे कुछ एक कारण है। चाहे वो कारण हो हमारी सफाई से संबंधित, चाहे हमारे आचार विहार से संबंधित हो, चाहे हमारे खान पान से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह के हो, लेकिन उन सब का बहुत बड़ा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर पड़ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में जहां हम लोग ये बता रहे हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, जहां हम ये बता रहे हैं कि दवा किस ढंग से लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस कैसे लेनी चाहिए, वहीं हम आजकल बात कर रहे हैं कि इस दौर में हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर गुरदीश कौर बराड़, जो कि योगाचार्य भी हैं और आयुर्वेद आचार्य भी हैं और इसी के साथ साथ ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। स्वागत तो अन्य विषयों में भी हम लोग करते हैं, लेकिन आज इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप जैसे महापुरुषों का या आप जैसे आचार्य लोगों का हमारे इस स्टूडियो में आना, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं पूरा विश्व और तकरीबन 50 जो देश हैं वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी के बीच में एक संदेश पहुंचाने की कोशिश हम करवाएंगे आपके माध्यम से कि इस महामारी के दौरान किस तरह हम अपने आप को योगा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और खान पान के माध्यम से हम इस महामारी का मुकाबला कर सकें। तो शुरुआत हम करेंगे योग से। तो इस दौर में किस तरह का योग, किस तरह के व्यायाम हम लोगों को अपनाने चाहिए ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को और बढ़िया कर सकें? चेतन जी, इम्यूनिटी तो हमेशा ही रिक्वायर्ड रही है हमारी शुरू से, और इस महामारी के दौर में हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए कि हमें अभी तक यही नहीं पता कि ये कुदरती वायरस है या फिर एक किसी और तरह का अननेचुरल हम कहें कि वो वायरस है। वायरस के लक्षण ही नहीं पता तो मेडिसिन तो फिर बाद में बनेगी। लेकिन जहाँ से इम्यूनिटी शुरू होती है तो हम बाय बर्थ ही इम्यूनिटी लेके आते हैं अपने पेरेंट्स से, जेनेटिकली भी, लेकिन कुछ युक्ति से इम्यूनिटी होती है जिसका अब दौर आ गया है। क्योंकि हम कहते हैं कुछ समय के दौरान हम कैसे जगह पे रह रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, और युक्ति ये होती है कि मैं अपना समय, अपनी उम्र और अपना एरिया ऑफ लिविंग कि जहाँ मैं रह रही हूँ वो देख के उसके मुताबिक अपना आहार विहार रखूँ। सो इम्यूनिटी में सबसे पहली बात ये होगी कि मैंने इनहेरिट क्या किया, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, और सेकंड कि मेरा खुद का व्यवहार कैसा है जी, कि मैं एक्टिव लाइफ कितनी जीती हूँ। क्योंकि आजकल इतने गैजेट्स आ गए हैं और हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन में इतना आगे बढ़ गए कि जो अपनी संस्कृति की धरोहर है वो कहीं छोड़ ही आए, भूल ही आए। तो अब शायद कुदरत ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया है कि अपनी धरोहर को, अपने अस्तित्व को पहचानो, वरना अस्तित्व ही खतरे में आ गया। आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी उम्र के अनुसार हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो एज है उसके अकॉर्डिंगली खान पान कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम ये भी कह सकते हैं कि व्यायाम कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ साथ ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है कि लोगों को ज़्यादातर यही नहीं पता चल रहा कि इसमें बैलेंस बनाना कैसे है। हम शुरुआत करते हैं योगा की उस बात से, जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा, तो योगा से अगर हम शुरुआत करें तो योगा के कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिसका हम अनुसरण करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? उनमें किन किन तरह के कितने प्रकार के हैं, और ख़ास तौर पे इसमें ये ज़रूर बताइएगा कि उम्र के लिहाज से कौन सा प्राणायाम किसके लिए बेहतर होगा इसमें? प्राणायाम, प्राणों का आयाम। जब भी हम प्राणायाम की बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि शायद जिससे मैंने बोला कि हम मॉडर्नाइजेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, धरोहर को भूलते जा रहे हैं। प्राणायाम जो आजकल की जनरेशन समझती है उससे सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करने का एक तरीका है कि मेरे लंग्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली इसमें। लेकिन प्राणायाम मीन्स, अब मेरी तो लैंग्वेज ही हमारी इतनी अच्छी है, प्राणायाम, प्राणों का आयाम, उनको संयोग के रखना, उनको तरीके से जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ यूज़ करना। एक्चुअल में बहुत इसका जो डीप मीनिंग है
प्राणायाम का वो ये है। सो प्राणायाम कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, एज मुताबिक। तो एज में जब हम बच्चा एक 14, 15, 20 साल तक हम लगा लेते हैं कि हमारा जो वात है वो प्रधान ज़्यादा रहता है। जैसे टीनेजर ख़त्म होने वाली एज होती है 17, 18, 19, पित्त प्रकोपित होने लगती है, फिर पित्त कफ दोनों आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जरा, जिसको हम अपने आप में बुढ़ापे को आयुर्वेद में, योग में हम रोग मानते हैं, कब रोग मानते हैं? जब हम योग और आयुर्वेद को फॉलो नहीं करते तो हमारा बुढ़ापा हमारे लिए रोग है, क्योंकि बहुत सी व्याधियां तभी आती हैं। तो जैसे ही हम उस तरफ जाने लगते हैं, आजकल तो वो भी एज कम होगी, पहले हम कहते थे 65, 70 के बाद, अब तो 55, 50 के ऊपर ही 80% जो लोग हैं वो उस अवस्था में आ जाते हैं कि उनकी वात बढ़ने लग जाती है। जैसे ही वात बढ़ती है तो संधियों में उनके जकड़न आना, मसल्स उनके अकड़ जाना। आप जो वात बोलते हैं उसको हम आम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ये 3 दोष माने गए हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ, त्रिदोष। इनके ऊपर ही हमारा जो है जिंदगी का, इनका तीनों का सम अवस्था में होना ही मीन्स मेरी एक तंदुरुस्ती की निशानी है। जी। लेकिन एक स्पेसिफिक एज में एक दोष जरूर बढ़ता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या वात बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा या पित्त बढ़ेगा। वात का जो संबंध होगा वो शुरू की एज में भी है और आखिर वाली में है। इसीलिए हम अक्सर जो हमारे पुराने मुहावरे अगर हम देखें तो बोलते हैं कि बच्चा और बूढ़ा एक बराबर होते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ों में होते हैं, वो अटेंशन भी ढूंढते हैं, उनकी टेक केयर भी करनी पड़ती है, उनकी किसी हद तक कंपोजिशन ऑफ बॉडी नॉट आइडेंटिकली सेम बट काफ़ी सेम होती है। और कफ का काल बीच में वो प्रकृति के ऊपर ज़्यादा रहता है। अदरवाइज हम 24-26 में जाके जब खूब मेहनत करते हैं, अच्छा खाते, वो कफ का काल आ जाता है हमारा। और पित्त का हमारा टीन एज जब खत्म होती है, जब मुहासे आते हैं बच्चों को, तो वो पित्त, हम कहते हैं इस बच्चे में गर्मी बहुत है, जवानी का जोश हम बोलते हैं, तो एक्चुअल में आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि वो पित्त बड़ी होती है। तो जितनी स्किन रैशेज हैं हमारी वो पित्त की वजह से आते हैं। तो बात हम कर रहे थे प्राणायाम की। तो प्राणायाम एक ऐसी श्रृंखला है योग का, एक ऐसा एक डिपार्टमेंट बोल लें, जैसे हम अब कहते हैं कि ये काया चिकित्सा का है जी, ये हमारा गायनी का है। तो प्राणायाम तीनों दोषों को सम अवस्था में रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना हम जब आसन करवाते हैं तो बांट देते हैं कि ये वातक प्रकृति क्या है। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, योग में और आयुर्वेद में, कि प्रकृति देखते हैं पेशेंट की, कि वो वातज प्रधान है, पित्तज है, कफज है, फिर द्विंदज दो होती हैं, किसी की वात पित्त होती है, किसी की पित्त कफज होती है। उसके मुताबिक हम आसन है ना प्लान कर देते हैं कि इनका वात बढ़ा हुआ है, इनको ये ज़्यादा करवाएं, या इनकी कफज ज़्यादा है, इनको ये चीज़ें। बट प्राणायाम एक ऐसा चैप्टर आ जाता है योग के पूरे उसमें कि हम प्राणायाम से बैलेंस करते हैं तीनों दोषों को। और कोरोना जो है, जो ये महामारी है, इसमें प्राणायाम के कौन कौन से रूप हैं या कौन कौन सी टेक्निक है जो एक्चुअल सही टेक्निक है, आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में भी आपने मुझे जैसे पूछा था कि एज, सभी एज में सारे प्राणायाम हम करते हैं। टेक्निक अभी बता रही हूँ मैं एक एक करके आपको। पहले मैं पहला क्वेश्चन पूरा कर रही हूँ कि पूरे के पूरे हम जैसे बच्चे को शुरू कर लें, 7-8 साल का बच्चा पूरी समझ रखता है, करता है। उससे पहले बच्चा कैसे सीखता है कि माँ बाप कर रहे हैं, बच्चा देख के सीखेगा। ये नहीं पॉसिबल कि मैं मूवीज़ देखूं, मैं अपना कुछ भी करूं, लेकिन बच्चे को मैं बोलूं बेटा जी आप रामायण पढ़ें, आप योग करें, मुझे करके देखना पड़ेगा। वो चाहे माँ करे, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स करें, चाहे फादर करें, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो उसके लिए पहले जैसे कहते हैं ना, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो पहले हमें खुद को सुधरना है, तो ही हमारी आने वाली जनरेशन सुधरेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बैठे बैठे सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, तो उनसे पूछा जाता है यार मैं ना ये योगा की एक्टिविटी कर रहा हूँ, और जबकि सच्चाई ये है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसके बारे में उसको भी पता नहीं होता। तो उसमें क्या है कि बच्चे से आपने प्राणायाम शुरू किए, बुजुर्ग तक आप कर सकते हैं। सेकेंड था टेक्निक। प्राणायाम की 7 हमारी टाइप्स हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो हम हठ योग में मान के चलते हैं कि ये लिखी गई हैं। उनमें से 5 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में की जाती हैं। सबसे पहले भस्त्रिका को लेंगे। भस्त्रिका में हम फोर्सिबली श्वास अंदर करते हैं, जैसे हम चेयर पे ऑफिस में भी लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप बैठे बैठे करें, या आप ड्राइव कर रहे हैं, लंबी लाइट आ गई आपकी, वहाँ पे भी आप ब्रीदिंग करें। सो प्राणायाम सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक ही नहीं है, साइंटिफिक टेक्निक है कि आप श्वास को भी बड़े तरीके से ले सकते हैं। आप श्वास यहाँ तक लेंगे, क्लेविकल ब्रीदिंग होगी, आपने श्वास थ्रेसिक रीजन तक लिया, आपने थ्रेसिक
रेस्पिरेशन कर ली, आपने अब्डोमिनल लिया, तो आपने जब आप तीनों को कंबाइन करते हैं रेस्पिरेशन को, तो आप योगिक ब्रीदिंग करते हैं। आपने श्वास अंदर भरा, आपका ये रीजन भी एक्सपैंड हुआ, आपका थ्रेसिक रीजन भी एक्सपैंड हुआ, आपका अब्डोमिनल रीजन भी एक्सपैंड हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा उनको खुद को नहीं पता होता कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं तो वो ऐसे ऐसे करते जाएंगे बैठे बैठे। सेकंड, लेग्स आपकी स्ट्रेट, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप सीधा बैठे हैं और आपके जो पाँव हैं वो टच करने चाहिए तलवे आपके धरातल के साथ, ज़मीन के साथ। मेरुदंड, स्पाइन आपका सीधा रहना चाहिए। तो जैसे आपका मेरुदंड सीधा होता है, आपका ये थ्रेसिक रीजन है पूरा एक्सपैंड हो जाता है और लंग्स को फैलने की स्पेस मिलती है। ठीक है जी। आपने श्वास अंदर खींचा, जैसे मैंने कहा आप योगिक ब्रीदिंग करें। जैसे आप योगिक ब्रीदिंग करते हैं तो पूरी बॉडी को, लंग्स को आप एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे आप उसको एक्सेल करेंगे, बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका जो अब्डोमिनल रीजन है वो आपकी स्पाइन के साथ लग जाएगा। इसको सीखने के लिए आप पहले अपने पेट के ऊपर हाथ रखें, श्वास भरें, आप महसूस करेंगे कि पेट फूल के बाहर आ रहा है बैलून की तरह जब आप श्वास अंदर कर रहे हैं। जैसे ही आप आउट करेंगे आपका पेट पीछे लगेगा। आपको मुश्किल से 10-15 दिन इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इस श्वास को सीख लेते हैं तो आपके 70-80% तो रोग इसी तरह से चले जाते हैं, क्योंकि हम श्वास ही तो अच्छे से नहीं ले रहे ना। श्वास पूरा लेंगे तो ऑक्सीजन भी तो हम 10% मुश्किल से अंदर रिटेंशन कर पाते हैं, उसकी बाहर ही निकाल रहे हैं। सो देन द फर्स्ट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में हम फोर्सिबली श्वास अंदर करते हैं। पेट फूला, यस, जैसे ही आपने एक्सेल किया आपका पेट साथ लग गया। तो ये प्रोसेस आप रेपिटेटिवली करोगे, फोर्सिबली करोगे। फोर्सिबली मतलब ये हठ योग की ही एक विधा है, जिससे कि आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि लंग्स अगर थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो करें, लेकिन कंसंट्रेशन फोकसिंग के साथ, अलर्ट होके, जो आपका फोकसिंग है, माइंड है आपका, वो ब्रीदिंग के ऊपर होना चाहिए। मोर यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न, जितना आप अपने श्वास के आने और जाने पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादातर यहाँ रखना पड़ता है उसको, विपाशना मेडिटेशन जिसको आप बोलते हैं। लेकिन हठ योग में हम इसको ओपन छोड़ते हैं कि आपकी फोकसिंग रहनी चाहिए, डजंट मैटर। अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे नॉस्ट्रिल्स में ठंडा अंदर जा रहा है, दर्शकों को एक ये चीज बताइए कि जैसे हठ योग हम कहते हैं, तो हठ योग का मतलब क्या है, किस चीज के लिए हठ योग? पतंजलि जी ने जो शरीर को मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो योग की हुई वो महर्षि पतंजलि जी ने की। तो उन्होंने जितना भी योग लिखा, जो पहले योग का हम होंद में कहाँ से आया, तो हमारे ऋषि मुनि अपने शरीर को इतना सक्षम रखते थे कि वो तपस्या में बैठ सकें। इसके जो अंग आ जाते हैं वो आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 अंग इसके जो आ गए, अष्टवक्र जैसे, यस, अष्टवक्र जो हमारे आ गए, उसमें ये रहता है कि मुझे पहले आचरण से शुरू किया, मेरे यम हैं, नियम हैं, फिर मुझे जब मैंने अपना उनसे थिंकिंग ठीक कर ली, फिर मेरे यम, नियम, आसन आ गए, फिर मैंने अपनी फिजिकल बॉडी अपनी ठीक की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर मैंने श्वास के ऊपर विजय पाई, उनको अच्छे से यूज़ किया, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर मेरा बिल्कुल एक फोकसिंग 1 स्टेप बिफोर माई ध्यान की अवस्था, उसमें मैं आ गई, फिर धारणा आ गई और फिर ध्यान, समाधि। तो ये 1 by 1 स्टेप्स हैं, डिसिप्लिन ऑफ योग। तो उसको एक जैसे क्रिया योग है और बड़े योग है, हमारे कर्म योग है, क्रिया योग है, आपने विपासना योग बोला, तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से, मोटिव एक ही है सबका। ज्ञान योग भी है, तो इंद्रिय योग भी है। मतलब किसी चीज को भी अगर हमने दूर करना है, किसी बीमारी को दूर करना चाहते हैं हम लोग, तो जो हम लोग उसमें उस टाइम सोच लें, एक दृढ़ निश्चय कर लें, तो वो हठ योग का एक अंग आ जाएगा, एक स्टेप आ जाएगा। तो फिर सबसे पहले हम भस्त्रिका की इसका मतलब है कि कोरोना में लोगों को ये हठ योग लेना पड़ेगा। हम लोगों प्राणायाम या स्पेशली लेने पड़ेंगे प्राणायाम। तो भस्त्रिका में हमने O2 ऑक्सीजन मैक्सिमम लेते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं हम ऑक्सीजन को। मतलब मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि ठीक है, हर लैंग्वेज सीखो, लेकिन अपनी ज़रूर सीखो। अगर हमारी आने वाली जनरेशन को संस्कृत, हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस, पंजाबी, हरियाणवी, जहाँ के भी हम हैं, वो आएँ, तो वो पास्ट में जो हुआ उसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से आगे हमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो भस्त्रिका में हमने ऑक्सीजन अंदर की और बाहर निकाली।
तो इसमें रिटेंशन और बाहर निकालने का कोई इशू नहीं होता, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का ही, क्योंकि ऑक्सीजन जा रही है और बॉडी का जो मेन ईंधन है वो हमारा ऑक्सीजन है जी। फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो कपालभाति, कपालभाति क्रिया है, प्राणायाम नहीं है जी। ठीक है जी। तो कपालभाति जो भी क्रिया है, 6 क्रियाओं की एक पार्ट ये है, तो वो हम प्राणायाम से पहले करते हैं जी। भस्त्रिका करके हमने ऑक्सीजन लेवल पूरा किया, कपालभाति करके हम एक क्रिया करके अपने सारे वाइटल्स को मसाज करते हैं अंदर। ये जो कुछ भी है ये सारा कोरोना महामारी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं या इम्यूनिटी वीक हो रही है जिसकी वजह से इस महामारी को हम फेस कर रहे हैं, उसको दूर करने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। लड़ाई कहाँ है जी? वायरस है, ये बॉडी है जी। ये बॉडी सक्षम है तो ये कुछ नहीं होगा। कितने लोग ये सिम्टोमेटिक है, हमें पता ही नहीं, उनको लक्षण ही नहीं आते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी है। जी जी जी। यानी कि योगा के जो अलग अलग प्राणायाम हैं या क्रियाएं हैं उसके साथ हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा मैं एक चेंज करता हूँ, टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक पे आता हूँ मैं इसके ऊपर, कि हमारी जो डाइट है, डाइट किस तरह की होनी चाहिए कोरोना के इस दौर में पूरी दुनिया के, ताकि लोग उस डाइट को या उस सिस्टम को अडॉप्ट करके अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करें। डाइट के विषय में आप क्या कहेंगे? जी चेतन जी, डाइट आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं 5 पॉइंट उधर के पूरे कर दूं कि कपालभाति कर लिया, कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम कर लेंगे, क्योंकि सारे व्यूअर्स को हमारे को पता है कि यूट्यूब पे वैसे भी सब कुछ है। भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, और फिर आपका अनुलोम विलोम हो गया, उज्जयी हो गया और भ्रामरी। ये 5 ज़रूरी हैं। बाकी हम कहाँ रह रहे हैं आप उसके मुताबिक करवाते हैं, क्योंकि शीतली शीतकारी हर जगह नहीं कर सकते हम। तो डाइट को लेके अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें फिर से हम आयुर्वेद और योग की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सात्विक आहार और सात्विक और तामसिक राजसिक आहार हमारी ही संस्कृति के डिस्टिंग्विश किए गए एक पैटर्न है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। हम जो आम लोग हैं, वेजिटेरियन हैं, अच्छा खाते हैं, नॉट टोटली बट किसी हद तक सात्विक में आ जाते हैं। तामसिक में आपने खट्टा खाया, नॉनवेज खाया, हम खिलाफ नहीं है नॉनवेज वालों के, पर जो संस्कृति है, जो हमारे रेफरेंसेस हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारी उपनिषदें कहती हैं, तो हम वनस्पति के खाने के लिए, वनस्पति हमारे लिए बनी है। गुरु नानक देव जी ने भी जब आरती लिखी तो वनस्पति की पूजा की। मंदिर में भी हम आरती करते हैं तो हम वनस्पति के ही भोग लगाते हैं, उसी से बने। तो अपनी संस्कृति के मुताबिक चलेंगे तो हमने वनस्पति ही खानी है, वो हमारे लिए पैदा की गई है सृष्टि में, और हम भी उसी रचनहारे की रचिता है। तो उसमें क्या है कि डाइट में आप जितना हो सके ताज़ा बना हुआ, जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसी का पैदा हुआ फल फ्रूट खाएं। आजकल ये भी है कि बाहर से बड़े फ्रूट्स आते हैं, वो मेरे वातावरण में तो बने नहीं जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं उसको लेती हूँ पढ़ के, इसमें जिंक है, इसमें वो है। लेकिन एक बात मान के चलें चेतन जी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी प्रकृति ने हर वो फ्रूट पैदा किया जो हमारे लिए है। कंद मूल शाक पत्तर सब कुछ, साग है। अब देखो हमारी सर्दी आती है नॉर्थ इंडिया में, तो ऑलमोस्ट हमारी 5 स्टेट्स हैं जो रिच आयरन खाती हैं, साग खाती हैं। उनको एसिडिटी ना हो, दिन में घरों में, गांव में, अब यहाँ तो कल्चर नहीं रहा क्योंकि मिक्सी एंड ग्राइंडर चल पड़े शहर में, तकर का सेवन होता है, लस्सी का सेवन होता है, एसिडिटी नहीं होती उन लोगों को। हम लोग जो बैठे रहते हैं, सिटिंग वाले हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, हम उतना खाएं उनकी तरह पत्थर का आहार का सेवन करें, एसिडिटी हो जाती है। आहार को कैसे पकाना है, पकाने वाले का मन कैसा है, खाने वाले का मन कैसा है, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। फिर क्या होता है, एक ही बार में आप बैठे, मीठा भी नमकीन भी, ठीक है, 6 तरह के टेस्ट बर्ड्स हमें हैं, आयुर्वेद में भी हम कहते हैं कि मीठा, लवण, कटु, तिक्त सब खाना है हमने, पर एक ही समय में आप ये भी खाओ वो भी खाओ। और सबसे बड़ी बात, पके आहार के साथ आप अनपका सलाद तभी की तभी खा लेते हो। उससे क्या है, स्टमक आपका डायलेट हो गया, क्योंकि आपने तो कंदमूल जब हम फ्रेश खाते हैं तो वो तो डायलेट करता है, पका आहार उसी तरह से उसमें घुमा और चला गया, तो उसका रस तो निकला ही नहीं। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब के माध्यम से, जो हमने अभी बातें डिस्कस कर रहे थे, कि हम लोग अपने वातावरण और धरातल के अकॉर्डिंगली ही फल को खाएं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु के हिसाब से,
मौसम के हिसाब से, उम्र ये के नहीं हिसाब से। कि अगर सर्दियों में गन्ना आ रहा है तो हम लोग उस गन्ने को गर्मियों में खा रहे हैं। अगर आम का मौसम इन दिनों का है तो हम सर्दियों में भी किसी शादियों में जाते तो वहाँ सैलेड के रूप में आम पड़ा होता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करी। बहुत डॉक्टर साहब ज़्यादा। आपके जो मेरे को ये जो आपने ये चीज़ सारी बताई। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात इसमें है कि हम अगर कोरोना की बात करते हैं तो लोगों में एक चीज़ें बड़ी चल रही हैं कि गर्म चीज़ें पीनी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, और यहाँ तक कि मेरे को ये भी पता चला कि लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में इतना गर्म पानी पी लिया, इतना गर्म पानी पी लिया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें खारिश होनी शुरू हो गई थी, हल्की सी जलन होनी शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कोरोना की इस महामारी के दौर में गर्म पानी का वैसे क्या हमारी ज़िंदगी में उपयोग है, और इस दौर में इसको किस ढंग से और कितनी मात्रा तक हमें जो गर्म पेय पदार्थ है उनको लेना चाहिए। यहाँ पे चेतन जी आपके क्वेश्चन के साथ में एक चीज़ और ऐड करूँगी, क्योंकि ओपीडी में रोज़ फीडबैक्स मिलते हैं। काढ़ा जो बताया जा रहा है, पहले तो हम थैंकफुल हैं आयुष डिपार्टमेंट के पीएम साहब के कि उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया जी। बड़ा अच्छा लगा कि अपनी संस्कृति को कोई प्रमोट कर रहा है। तो एक आयुष की आप साइट देखें, हमारे व्यूअर्स बड़े आजकल अवेयर हो चुके हैं तो वो देखते हैं, वहाँ पे काढ़े में शुंठी का भी प्रयोग है जी। दालचीनी, तुलसी, शुंठी, काली मिर्च, तो और भी उसमें आप जैसे लौंग भी डाल सकते हैं, उसमें आप तुलसी के अलावा पिपली भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रकृति फिर आ गई। अब जिसकी पित्त प्रकृति है, जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, क्योंकि पित्त प्रकृति में एसिडिटी जो कॉमन लैंग्वेज है, हम उसे अम्ल पित्त कहते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो हर गाइडलाइन में अल्केलाइन फूड की गाइडलाइन आ रही है। शुंठी है जो वो पित्त को थोड़ा सा बढ़ाती है, लेकिन किसमें, जिसको ऑलरेडी पित्त की प्रॉब्लम है, तो शुंठी का थोड़ा वो प्रयोग कम कर दे। जैसे वहाँ सपोज सारे काढ़े में सम मात्रा लिखा है तो शुंठी आप आधी कर लें, थोड़ी दालचीनी डाल लें। चीज़ें ऊपर नीचे करें, ब्लाइंडली फॉलो मत करें। गर्म पानी की बात आपने की, तो गर्म पानी जैसे 2 से 3 बार तो ज़रूर पिएं जी। ठीक है। जो बाकी चीज़ें हैं वो आप कंपनसेट कर सकते हैं कि आप ठंडी चीज़ों का कम प्रयोग करें। आइसक्रीम हो गई, शेक्स हो गए, तो आप फ्रूट वैसे खाएं, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध पिएं। ज़रूरी तो नहीं है अगर फ्रिज घर में पड़ा है तो उसको यूटिलाइज करना ही करना है। हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, खाओ, लेकिन उसकी जो है ना मात्रा है वो थोड़ा संयम से करो। आइसक्रीम आप 1-2 बार बच्चों को दो, अब बच्चों को जो चीज़ लग चुकी है वो जिद करते हैं। ठंडे पानी की भी जैसे बात चल रही है कि आपने कुछ पे शीतल पेय पदार्थों की बात की आपने, लोग अक्सर क्या करते हैं कि मटके में पानी भर लेते हैं, वो तो अमृत है सर। और वो मटके में पानी भर लेते हैं और उसको ढक देते हैं, तो जो हवा उसके छिद्रों से निकल के जाती है तो उसको बहुत ही ठंडा कर देती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब ये बताइए गर्म कि पानी वो सिर्फ गर्मियों में ही रखते हैं या हर मौसम में रखते हैं? वो हर मौसम में रखते हैं सर, लेकिन किसी किसी को जैसे कहते हैं ना पथ्या हो जाता है, जो शुरू से पी रहा है उसे कोई फर्क नहीं, पर जो एक बार रुगना है या रोगी है उसके लिए वो नहीं बना जी। उसके लिए तो यही जून से पहले वाला है। यानी कि कोरोना के इस दौर में ये जो लोगों में था कि गर्म पानी ही पीते जाए, उसका सेवन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगी चेतन जी, पका हुआ जल मींस उबला हुआ जल अपने आप में एक पूर्ण औषधि है कफ के रोगियों के लिए, जो बॉयल हो जिसमें बुलबुले मार के पानी निकलता है। और कोरोना जो है वो यही रोग है, कोसा पानी नहीं। जब आपने कोसा पानी 3 बार पी लिया दिन में, हर बंदा नहीं पी सकता चेतन जी। मैंने अभी बोला ना कि पथ्या हो जाता है, जो शुरू से पीते हैं, जैसे हम आयुर्वेदा वाले तो मैक्सिमम 90% पीते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम लोग पीते हैं। गार्गल भी करेंगे, नस्यम भी करेंगे, तेल भी डालते हैं। नॉस्ट्रिल्स में तेल डालना एक ऐसा पॉइंट है जो लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं। आप रोज अपने नॉस्ट्रिल्स में, नस्यम कहते हैं उसको, हम तेल डालें। कोई नहीं तो चाहे गिरी का ही डालें, अनुतैलम नहीं तो गिरी का डालें, लेकिन डालें जरूर। अब आगे बात गर्म पानी पे, तो गर्म पानी एक औषधि है पका हुआ। जब आप गर्म पानी नहीं पी रहे, जिसको कफ की टेंडेंसी है वो आप गर्म पानी पिए, उबला हुआ पानी पिए। डॉक्टर गुरनीश बराड़, बातें तो बहुत लंबी लंबी हम और भी करना चाहते थे इसके ऊपर, कोरोना की इस महामारी के दौरान, कि हम किस किस तरह के उपचार ले सकते हैं योगा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, और किस तरह हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो समय है वो हमें थोड़ा सा कह रहा है कि अभी रुक जाएं, और इसके बारे में जो और जानकारी होगी हम किसी और प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जो कुछ भी बताया
चाहे वो प्राणायाम से संबंधित हो, चाहे वो योगा की अन्य क्रियाओं से संबंधित हो, आयुर्वेद से संबंधित हो, वो सब कुछ हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक जानकारी के रूप में उन तक पहुंची है। और आपका इस स्टूडियो में आने में मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने दर्शकों से भी अलविदा लेता हूं और ये कहता हूं कि जो डॉक्टर गुरदीश कौर बराड़ ने आपको जो कुछ भी बताया, जिन जिन चीज़ों का हमें प्रयोग किस ढंग से समय के अनुसार, उम्र के अनुसार, वातावरण के अनुसार और धरातल के अनुसार, उन सभी को अपनी ज़िंदगी में अब आप अपनाइए और जितना हो सके एक संतुलित आहार लीजिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे भी विदा लेता हूं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चेतन जी। बस एक बात जाते जाते जी कि पॉजिटिविटी जो है उसे कभी नहीं भूलें। जी आपके पास सब कुछ है लेकिन आप मन से नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते। कोरोना महामारी है क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। अपने शरीर को तैयार करें और अपने मन को ऊपर रखें, शुद्ध भावना से जिएं, शुद्ध भावना से खाना बनाएं, खाएं और पॉजिटिविटी को देखें कि आपने परिवार के साथ समय बिता लिया, आपने वो चीज़ें कर ली जो कभी की नहीं थी। किसी ने पेंटिंग की, किसी ने राइटिंग की। खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, Thank आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया।